दोस्तों नमस्कार। आजकल के माहौल को देखते हुए वैसे मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में आज एक कागज आया और वो है कांग्रेस की गारंटी। गारंटी देते थे मोदी जी। अगर आपने अक्सर सुना होगा ये मोदी की गारंटी है। गारंटी मोदी जी की होती थी, लेकिन अब की बार गारंटी दी है कांग्रेस ने। और किस चीज की गारंटी दी है? 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की, पहली नौकरी पक्की, कर्ज माफी, एमएसपी को कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फार्मूले वाली, किसान न्याय, गिनती करो सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती, हिस्सेदारी न्याय की, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को, नारी न्याय, 400 प्रतिदिन कम से कम मजदूरी, मनरेगा में भी श्रमिक न्याय। यह है कांग्रेस की गारंटी। इसके पीछे लिखा हाथ बदलेगा हालात। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कांग्रेस उठान की तरफ है और बीजेपी ढलान की तरफ है। इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, आज की तारीख में 200 पार का नारा में कन्वर्ट हो चुका है। ये 200 पार का नारा कैसे बना, 400 पार का नारा कैसे बना, इस बात पर हम आज विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। शुरू में मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया था वो वैसे ही नहीं दिया था, उसका कारण था किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पहलवान आंदोलन या हाथरस कांड, कोई भी हो, मोदी ने किसी पर कोई रिएक्ट नहीं किया, मणिपुर पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो जानते थे कि मुद्दे को जितना उछालोगे उतना वो पॉपुलर होगा, इसीलिए अपोजिशन को किसी भी मुद्दे पर मौका नहीं दिया मोदी जी ने उन पर वार करने का। मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य होता है अपोजिशन को घेरने का। इसी के चलते उन्होंने 400 पार का नारा दिया। 400 पार का नारा दिया था अपने वर्कर्स को उत्साह देने के लिए और एक प्रेशर बनाने के लिए अपोजिशन के ऊपर कि बीजेपी 400 सीटें लेकर आ रही है। और वो वैसे ही नहीं था, हवाई बातें नहीं थी। एक पर्टिकुलर तारीख और डेट निश्चित किए गए थे हर घटना के लिए। कैसे? शुरू में यह सोच करके राम मंदिर 16 जनवरी 2024 को इनॉग्रेशन किया गया कि यह मुद्दा लंबा चलाना है और हिंदू मुसलमान इसी के आधार पर करना है, और जो हिंदू जाति हैं उनको उत्साही करके पूरी तरह से सभी मुद्दों को दबा दिया जाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर का लला का उद्घाटन किया गया, वो इसी उससे किया गया था। हालांकि कुछ जो अपने शंकराचार्य थे उन्होंने इसका स्वाद किरकिरा कर दिया क्योंकि उसमें भाग नहीं लिया। और एक और भी कारण था इसका फ्लॉप होने का, वो कारण था उसमें राष्ट्रपति तक को इनवाइट नहीं किया गया। और अपोजिशन को यह कहने का कहीं ना कहीं मौका मिल गया कि राष्ट्रपति को इसलिए न्योता नहीं भेजा गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। लेकिन तभी राम मंदिर का स्वाद किरकिरा कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड ने। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि राम मंदिर दबता हुआ दिखाई दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो हावी होने का एक शगुफा था उसको रोकने के लिए तुरता फुर्ती में जिस केजरीवाल को अरेस्ट करना 1 महीने बाद था, यानी कि दिल्ली इलेक्शन से कुछ चंद रोज पहले अरेस्ट करना था, वो उसी टाइम पर अरेस्ट करना पड़ा ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कहीं ना कहीं दब जाए। केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। इसमें जनता में रोष हुआ और मोनोपोली यानी कि तानाशाही बीजेपी की उजागर होगी। इसका एक अलग पहलू भी था जो राहुल गांधी एक पप्पू के रूप में प्रदर्शित किया गया था। बीजेपी की ओर से पप्पू डिक्लेयर कर दिया गया था। उन्होंने खुद, अगर आप देखेंगे जब उसकी पहली यात्रा थी तो उन्होंने खुद बोला था वो राहुल गांधी मर गया जिसको आप जानते हो, और ये राहुल गांधी का नया अवतार है। और वो वास्तव में राहुल गांधी का नया अवतार था। आज का जो राहुल आप देख रहे हैं वो राहुल नहीं है जिसको जबरदस्ती पॉलिटिक्स में लाया गया था। उस टाइम पर राहुल को जबरदस्ती पॉलिटिक्स में लाया गया था। कांग्रेसी जो भी उसको करने को कहते राहुल गांधी कर देते थे, और यही कारण था कि बीजेपी को आसानी थी उन्हें पप्पू डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन आज का राहुल गांधी बहुत ही मैच्योर है और वो पहले वाला नहीं है। और एक बात और है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आया है,
अगर आप देखेंगे वो गांधी बनने के लिए आया है। उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया जो कि बीजेपी के गले की फांस बन गया, और वो था संविधान बचाने की बात और आरक्षण की बात। और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने ये नारा दिया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। कहीं ना कहीं ये दिया गया था बिहार से तेजस्वी यादव के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा। उसको इंप्लीमेंट करने में सहायता की कांग्रेस ने। जब बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपनी तरफ किया, उससे पहले ये पॉपुलर हो चुका था और बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लग चुका था। अब बात रही इसमें घी का काम किया कुछ बीजेपी के विधायकों ने या यू के बड़े पदाधिकारियों ने, जिन्होंने ये कहा कि 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान इसी के द्वारा बदला जा सकता है। इसको कांग्रेस ने और अपोजिशन ने हाथों हाथ लिया। हाथों हाथ लेने का ये परिणाम था कि पर्टिकुलरली एससी समाज को, जो कि अंबेडकर की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, उनको ये विश्वास हो गया कि बीजेपी की अगर 400 सीटें आई तो संविधान बदल दिया जाएगा और उनकी रिजर्वेशन खतरे में पड़ जाएगी। इसका एक कारण और भी है। इसका कारण ये है कि बीजेपी शुरू से ही मनुवादी नीतियों पर विश्वास करती है। अगर उनके पहले के नेताओं को भी देखा जाए तो उन्होंने कभी भी संविधान का पालन ना करने की बात कही है, कभी संविधान का पालन करने की बात नहीं कही। वो संविधान को मानते ही नहीं थे। पिछले कुछ सालों तक जो नागपुर में मुख्यालय है आरएसएस का, उस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। इन बातों को लेकर ये विश्वास हो गया पर्टिकुलरली एससी समाज को कि कहीं ना कहीं उनके रिजर्वेशन पर चोट है और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि उनकी नीतियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब बात आती है मोदी हेट स्पीच। मोदी जी ने जो, अगर पहले के भाषण देखी जाए, उनके भाषणों में ओज होता था, लेकिन दबाव में आकर उन्होंने मछली पर, मांस पर, भैंस पर, मंगलसूत्र पर, इन पर आगे, और इससे जनता में एक नेगेटिव विचारधारा गई। जनता में जो उनका करेज था वो कम हुआ। उसके उलट राहुल गांधी ने मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया, और वो मुद्दे समाज में इतने पॉपुलर थे, या इतने ये कहा जाए कि डिमांड थी समाज में, कि वो जो राहुल की पप्पू वाली छवि थी वो उसके उलट बहुत ही सुलझे हुए इंसान में कन्वर्ट होगी, और छोटी छोटी घटनाएं बड़ी हो जाती हैं। इसी इलेक्शन के दौरान जो अपोजिशन में एकता का भाव देखा गया। अगर बात की जाए पर्टिकुलरली यूपी की, वहां पे जब राहुल गांधी ने पर्चा दर्ज किया तो उसमें अखिलेश यादव भी उतने सक्रिय थे, तेजस्वी यादव की पार्टी भी उतनी सक्रिय थी, और आम आदमी पार्टी भी इतनी सक्रिय थी। इसका एक और पहलू आता है। इसका एक और पहलू है कि बीजेपी में स्टार प्रचारक सिर्फ और सिर्फ मोदी है। उसमें कोई भी छत्र पैसा नहीं है जिसके पीछे जनता हो। इसके उलट इंडिया गठबंधन में हर स्टेट में अलग अलग छत्रप हैं और उनकी अच्छी पकड़ है। जैसे यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, हरियाणा में लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर राजस्थान में देखा जाए तो गहलोत। इस तरह हर स्टेट में कांग्रेस के अलग अलग छत्रप हैं, और मोदी जी को यही समझ नहीं आया कि इस छत्रप को कैसे डिफेंड किया जाए। वो चाहते थे सेंट्रलाइज करने के लिए राजनीति को, लेकिन इससे उलट जो अपोजिशन था वो चाह रहा था स्थानीय मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना, और वो कभी भी इससे भ्रमित नहीं हुए और उन्होंने इलेक्शन को स्थानीय मुद्दों पर लड़ना शुरू किया। वो मोदी की बात में आए ही नहीं, और मोदी को हार के उनके ग्राउंड पर खेलना पड़ा। आज तक कांग्रेस मोदी की बनाई हुई पिच पर खेलती थी, लेकिन आज मोदी सरकार कांग्रेस की बनाई पिच पर खेल रही है। इन्हीं सभी बातों का परिणाम था कि बीजेपी 400 से 200 पार के नारे पर आ गई, और उसमें भी घी डालने का काम किया प्रज्वल रेवन्ना ने। उसी टाइम कर्नाटका में जो सीडी आई, लगभग 200 महिलाओं की 3000 के आसपास क्लिप्स थी, उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया कि बीजेपी को ना उगले बन रहा था ना निगले बन रहा था। और यही कारण है कि आज की तारीख में बीजेपी कहीं ना कहीं 400 से घटकर 200 पार के नारे पर आ गई है, और वो भी करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये आज के कारण हैं जो कि इलेक्शन में अपोजिशन हावी है और बीजेपी डिक्लाइन की ओर है, और इसे ये देखा जाएगा। हाँ, एक बात और है, अभी लोगों को ये आशा है कि ईवीएम भी कोई खेल दिखा सकती है, क्योंकि अगर पीछे से ऑब्जेक्शन उठे थे, ये अपने
जो चुनाव आयुक्त है उसने पहले 60% का वो आंकड़ा दिया, उसके बाद 66 का दिया 15 दिन के बाद। वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि 6% वोट कैसे बढ़ गए। अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ वोट बढ़ी थी और सिर्फ 200 सीटों पर बढ़ी थी। लगभग 1 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ी है और वो परिणाम को कुछ भी बदल सकती है। ये हो सकता है कि ये कुछ भी हो जाए, लेकिन आज की तारीख में अगर धरातल पर देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी 200 पार का नारा दे सकती है, 400 का नारा नहीं दे सकती। जय भारत, जय हिंद।